आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल लर्न विद कंवर सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। यह कक्षा 3 यानी जिसे फाउंडेशनल स्तर कहा जाता है, तो इसके लिए नेस के द्वारा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे के द्वारा एक परीक्षा आयोजित किया जाने वाला है, जिसके तहत बच्चों की जो शैक्षणिक स्थिति है उसको परखा जाएगा। इसका नाम परखा जाएगा यानी जांच किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। तो अगर हमारे शिक्षक साथी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, विनती कि आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उन बच्चों का परख से संबंधित जो तैयारी है वो अच्छा मजबूत बन सके। ठीक है, तो चलिए आगे का वीडियो शुरू करें। इससे पहले एक छोटा सा और रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए सीधा हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले इस तरह एक अनुच्छेद दिया रहेगा। ठीक, इस तरह अनुच्छेद दिखाई दे रहा होगा। हमको इस अनुच्छेद को बहुत ही ध्यान से समझते हुए पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, इसी अनुच्छेद से संबंधित नीचे में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनके सही उत्तर पर हमको चिन्ह लगाना है। उसके लिए आपको OMR का सीट मिलेगा। ठीक, तो चलो बच्चों, सबसे पहले यह अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो देखिए अनुच्छेद में क्या लिखा है। एक आदमी किसी गांव में पहली बार आया था। गांव में 3 रास्ते थे। उसने एक लड़के से पूछा, क्यों भाई, वकील साहब के घर को कौन सा रास्ता जाता है? लड़के को मजाक सूझा। लड़के को क्या सूझा? मजाक सूझा। उसने कहा, इन तीनों में से कोई भी नहीं जाता। तो कौन सा रास्ता जाता है? कोई नहीं। क्या कहते हो बेटे, वकील साहब इसी गांव में रहते हैं ना? हाँ, रहते तो इसी गांव में हैं। तो कौन सा रास्ता उनके घर तक जाता होगा? आदमी ने हैरान होकर पूछा। लड़के ने उत्तर दिया, यह सड़क और रास्ते यही रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते। ये बेचारे तो चल ही नहीं सकते, लेकिन मैं आपको वह रास्ता बता सकता हूँ जिस पर चलकर आप वकील साहब के घर तक पहुँच जाएंगे। लड़के की बात सुनकर आदमी भी हंस दिया और बोला, तुमने सही कहा बेटे, अगली बार मैं सोच समझकर सवाल पूछूंगा। तो ये मज़ेदार अनुच्छेद समाप्त हुआ बच्चों। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न। तो देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है। आदमी को कहाँ जाना था? डॉक्टर के घर, शिक्षक के घर, लड़के के घर कि वकील के घर? तो अभी हमने देखा इसमें वो क्या कहता है जी, कि वकील साहब, यहाँ देखो लिखो, क्यों भाई वकील साहब के घर को कौन सा रास्ता जाता है? ठीक है, तो उस आदमी को कहाँ जाना था? वकील के घर। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलो पढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दूसरा, जहाँ पर 3 रास्ते आकर मिलते हैं उसे कहते हैं तिराहा। क्या बोलते हैं? तिराहा। 3 रास्ते मिलते हैं तो तिराहा। 2 रास्ते एक जगह मिले हों तो उसको दोराहा। 4 रास्ते एक जगह मिले हों तो चौराहा। और जो पगडंडी यानी पतला रास्ता हो, जिसमें गाड़ी मोटर बड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, केवल पैदल चला जा सकता है, जैसे खेत का मेड़ होता है ना, उसमें पैदल चल सकते हैं, मोटरसाइकिल कार नहीं चला सकते, तो ऐसे रास्ते को बोलते हैं पगडंडी। पहाड़ों में चढ़ने के लिए भी देखना पगडंडी होता है। हमारे खेत में जाते हैं तो छोटा रास्ता होता है, संकरा रास्ता, उसको पगडंडी। पग माने होता है पैर, पग माने क्या होता है जी? पैर। ठीक, तो ये
जिसमें पैदल ही चल सके और वो डंडी यानी सकरा हो। डंडी का मतलब क्या है, यहाँ सकरा हो। ठीक, तो ऐसा रास्ता जो डंडी के समान सकरा हो, सीधा हो, और पग यानी पैर से जिसमें चला जाता हो तो उसको बोलते हैं पग डंडी। ठीक बच्चों, तो मेरे ख्याल से चारों शब्द का अर्थ अभी समझ में आ गया होगा और इसका उत्तर भी। प्रश्न तीसरा लिखा है, कौन सा शब्द संज्ञा शब्द नहीं है? तो इसके लिए आपको संज्ञा का अर्थ पता होना चाहिए। संज्ञा माने क्या होता है? संज्ञा माने नाम। संसार में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी स्थान हैं, ठीक है, जितने भी जीव हैं और जितने भी भाव, तो ये चारों का कुछ न कुछ नाम होता है और उसी नाम बताने वाले शब्द को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा बोला जाता है। तो आप लोग चारों में देखो क्या लिखा है, संज्ञा शब्द नहीं है। तो वकील, वकील किस चीज़ का नाम है? पेशा का। जो वकीली का काम करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वकील। तो ये पेशा का नाम है, तो नाम है ना भाई। आदमी एक जीव का नाम है, हम लोग आदमी है तो हम लोग जीव है ना, तो एक नाम ही है। तो गांव किसका नाम है? स्थान का नाम है। और वह, तो ये किसी का नाम नहीं है, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। क्या शब्द है? सर्वनाम, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये जो वह है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या जाना, कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? तो जो ये वह शब्द है ये संज्ञा शब्द नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखें, वकील साहब के घर को कौन सा रास्ता जाता है? यह वाक्य किसने किससे कहा? तो भाई वो जो आदमी आया था गांव में, उसी ने लड़के से पूछा, तो आदमी ने लड़के से कहा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। भाई लड़का थोड़ी पूछेगा जी, वकील साहब तो वहाँ थे ही नहीं। गांव वालों ने वकील साहब को, तो गांव वालों को तो जिक्र ही नहीं हुआ है। ठीक, वकील साहब ने गांव वालों से, तो इसके बारे में भी चर्चा नहीं हुआ है। आप लोग अनुच्छेद पढ़े हो तो याद रहेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ? आदमी ने, जो कि एक तिराहा पर खड़ा था लड़का, उसी से पूछा। अब देखें अगला प्रश्न, इस अनुच्छेद के अनुसार लड़के का स्वभाव कैसा है? शांत, गुस्सैल, मजाकिया, घमंडी। तो आप अनुच्छेद को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, कि लड़के को मजाक सूझा। तो उसने क्या किया जी? मजाक किया। तो लड़का किस किस्म का था? मजाकिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मजाकिया किस्म का था। उसने उस आदमी से, लड़के ने मजाक किया, जो वकील साहब का घर पूछ रहे थे उस आदमी से। अगला प्रश्न देखें, लड़के की बात सुनकर आदमी हंस दिया। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पर रेखांकित हो, इस प्रश्न में यहाँ रेखांकित होना था, लेकिन ये प्रिंट करने में थोड़ा त्रुटि हो गया है। ठीक है, तो ये हंस शब्द लिखा है, तो हंस का विलोम क्या होगा? तो हंस यानी हंसना होता है, तो हंसना का उल्टा क्या होगा जी? रोना। हंसना का उल्टा रोना। तो ये इसका सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अब देखो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। यह गणित से संबंधित प्रश्न है। हमने पहले हिंदी से संबंधित एक प्रश्न हल किया, अब गणित से संबंधित। तो निर्देश को पहले पढ़ना। दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए कह रहा है। ताजे फलों की दुकान, किसकी दुकान? ताजे फलों की। यहाँ क्रमांक लिखा है, यहाँ देखो फलों के नाम दिया है, केला, सेब, अंगूर, संतरा, आम। और यहाँ उसका मूल्य दिया है, 50 रुपये दर्जन केला है, 150 रुपये किलो सेब है, अंगूर 80 रुपये किलो, संतरा 60 रुपये किलो, आम 100 रुपये किलो। अब इस तालिका के आधार पर बच्चों हमको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर जानना है। तो देखो लिखा है, इस नोट को अवश्य पढ़ लो। 2 किलोग्राम कोई भी फल की खरीदी पर 10 रुपये की छूट मिलेगा। कोई भी इसमें का फल लेते हैं 2 किलो अगर, तो 10 रुपया कम देना पड़ेगा, हर 2 किलो में।
तो चलो देखें, दी गई सारणी किससे संबंधित है? सब्जियों से, फलों से, दूध, दही, बेकरी से। तो भाई स्पष्ट लिखा है ताजे फलों की दुकान। तो क्या उत्तर होगा इसका? यही होगा ये। ठीक, क्या होगा? फलों से संबंधित। क्लियर? भाई ताजे फलों की दुकान लिखा है यहाँ, देखो स्पष्ट रूप से लिखा है ना, तो फलों से संबंधित होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। सबसे ज़्यादा कीमती फल कौन सा है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तालिका देखते हैं। तो देखो यहाँ, इसको देखो, 150 रुपये सबसे ज़्यादा लिखा है ना, 100, 60, 80, 150, 50। तो सबसे ज़्यादा कौन सा रुपये लिखा है? 150। 150 देखो किसका दाम है? सेव का है, दिख रहा है ना। सेव का दाम कितना है? 150। तो इस तरह सबसे कीमती फल कौन हुआ जी? ये सेब। देखो, ठीक, सही उत्तर क्या है इसका? सेब। कैसे पता चला? तालिका से पता चला। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 है, सबसे सस्ता फल कौन सा है? ये भी तालिका में देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो देखो सबसे दाम कहाँ लिखा है कम? यहाँ 50 रुपये दर्जन। तो सबसे सस्ता फल कौन हुआ? केला। तो सबसे सस्ता फल कौन सा हुआ? केला, ये वाला ऑप्शन होगा। अगला देखें, ताजे फलों की दुकान में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है। यहाँ पर देखो बच्चों, ताजे शब्द में ये रेखांकित है। ठीक है, ताजे शब्द में ये रेखा खींचा गया है ना। तो इसी ताजे शब्द का क्या बताना है हमको? विलोम शब्द बताना है। तो ताज़ा का उल्टा क्या होता है जी? सिंपल सी है ये, बासी। क्या होगा? बासी। ये ताज़ा खाना है, ये बासी खाना है बोलते हैं ना। तो ताज़ा का विलोम होगा बासी। नया नहीं होगा, नया का होता है पुराना, पुराना का नया। ठीक, सड़ा हुआ, तो सड़ा हुआ भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा वास्तव में बासी। ठीक, देखो 2 किलो फल खरीदने पर कितने रुपये की छूट है? तो देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है बच्चों। कहाँ लिखा है? ये लिखा है ना जी, ये देखो, इसके अंदर 2 किलोग्राम कोई भी फल खरीदने पर 10 रुपये की क्या है? 10 रुपये की छूट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 किलोग्राम फल खरीदने पर 10 रुपये की छूट है। ठीक, तो हमको जो तालिका मिला है उसमें जो नोट लिखे हैं उसको देख करके ही उत्तर बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 2 किलो आम खरीदने पर दुकानदार को कितने रुपये देने होंगे? चलिए अनुच्छेद से देखते हैं। ठीक है, देखो आप 2 किलो आम खरीदोगे तो आम का भाव देखो कितना है? 100 रुपये किलो। तो 2 किलो खरीदोगे तो एक किलो का तो 100, 1 किलो और लोगे तो 200 हुआ ना। लेकिन कह रहा है 2 किलो अगर कुछ भी फल खरीदते हो तो 10 रुपये छूट है, मतलब कम देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 10 रुपये कम देना पड़ेगा 200 में। तो कितना हुआ? 190 हो गया। ठीक, घटा देंगे उसको 10 को। समझ आया? क्या किया हमने? 2 किलो आम खरीदा तो 2 किलो आम, तो 1 किलो का 100 है, तो 1 किलो का भी 100 हो जाएगा। तो कुल 2 किलो का 200। लेकिन 2 किलो खरीदेगा तो 10 रुपये छूट है, छूट माने कम करेगा। तो 10 को कम करेंगे तो कितना हो गया? 190। यही इसका उत्तर है। देखो कौन से ऑप्शन में है ये? 190 लिखा है ऑप्शन स में। यही इसका उत्तर होगा बच्चों। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। तो जब चित्र वाला प्रश्न आएगा तो चित्र को आपको थोड़ा बारीकी से देखना है। चित्र में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहे हैं, ये चीज़ पहले अच्छे से समझना है। उसके बाद इसी चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे यहाँ दिए हुए हैं, देखो। ठीक, तो पहले चित्र को अच्छे से देख लेते हैं। तो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखो एक बच्चा है, यहाँ देखो पेंटिंग कर रहा है ना। ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं। ये बच्चा झूला झूल रहा है, झूला पेड़ की डाली पर बंधा हुआ है। एक बच्चा पेड़ के नीचे पड़ रहा है और ये हरा भरा घास लगा है, यानी मैदान का ये सीन है जैसे लग रहा है।
एक बच्चा दूरबीन में कुछ देख रहा है। देखो एक दूरबीन, ठीक, यहाँ पर कुछ घर वगैरह है, ठीक। अब इतना चीज़ देख लिए, कौन क्या 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 कर रहा है उसको देख लिए। इसके बाद अब चलो प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न, चित्र में चश्मा पहना हुआ लड़का क्या कर रहा है। अब तुरंत आपको देखना है इसमें चश्मा कौन लड़का पहना है। देखो तो स्पष्ट दिख रहा है, ये जो पढ़ रहा है लड़का पेड़ के नीचे में, ये चश्मा पहना है ना, तो क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है। तो यही इसका उत्तर होगा। चित्र में चश्मा पहना हुआ लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक। अगला प्रश्न, दूरबीन का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखो मैंने बताया तुम लोगों को, ये लड़का देखो, ये दूरबीन का उपयोग कर रहा है, दूरबीन से कुछ देख रहा है। तो दूरबीन नाम से ही पता चल रहा है, दूरबीन। इसमें क्या शब्द है, देखो शुरू में दूर। तो दूर को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम, जिससे दूर की वस्तु को देखा जाता है, उससे ही कहा जाता है दूरबीन। तो क्या लिखा है, देखो दूर से देखने के लिए, दूर को देखने के लिए हम दूरबीन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यही इसका उत्तर है जी, नाम में ही पता चल रहा है। अगला प्रश्न देखें, लड़के कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो चित्र को आप ध्यान से देखे हो तो देखो यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं ना, पैर से गेंद को मार रहे हैं। और जिस खेल में बॉल को पैर से मारा जाता है उस खेल को क्या बोला जाता है जी, फुटबॉल। क्या बोला जाता है, फुटबॉल। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, फुटबॉल, ये वाला, ठीक। समझ आ गया, ये इसका सही उत्तर है। समझ आ गया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, दूरबीन वाला बच्चा कहाँ बैठा है। तुरंत देखो भाई चित्र में दूरबीन वाला बच्चा कहाँ बैठा है, देखो पेड़ की शाखा में बैठा है। ये देखो पेड़ की शाखा है ना। तो चलो भाई उसमें उत्तर में ऑप्शन में होगा, देखो तो दूरबीन वाला बच्चा पेड़ की डाल पर बैठा है, झूले पर नहीं बैठा है ना, पेड़ के नीचे तो पढ़ रहा है वो बच्चा बैठा है, घर पर नहीं बैठा है। किस में बैठा है, डाल पर। डाल को ही शाखा बोलते हैं, ठीक। अगला देखिए प्रश्न, झूला कौन झूल रहा है। एक औरत, एक आदमी, एक लड़का, एक लड़की। चित्र को देख लो भाई, पता चल जाएगा कौन झूल रहा है। तो देखो ये जो झूला झूल रहा है वो कौन है जी, एक लड़का है कि एक लड़की है। कैसे दिख रहा है, एक लड़की है वास्तव में। क्या है, एक लड़की है, ड्रेस को देखने से पता चल रहा है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक लड़की, ये वाला, ठीक। यह चित्र किस जगह का है, घर का, बगीचे का, खेत का, बाजार का। तो मैंने तुम लोगों को चित्र बताते समय बताया था, वहाँ पर क्या है जी, घास वास लगे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो घर के अंदर तो ऐसा नहीं रहता, खेत में भी ऐसा सीन नहीं था, बाजार में भी नहीं रहता। किसका है, बगीचे का सीन है, ठीक। तो मेरे ख्याल से प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते बच्चों इस मॉडल आंसर का तीसरा निर्देश। दिए गए विज्ञापन को देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। अपने पर्यटन अनुभव को बनाएं और मज़ेदार। अविरल रिसोर्ट, शांति और शीतलता, 5 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एंट्री, पर्यटकों के रुकने के लिए बड़े व हवादार कमरे, असीमित आनंद। तो ये एक पर्यटन स्थल में जो किराए के लिए मकान होटल वगैरह रखते हैं ना, उनके द्वारा ये एड दिया हुआ है, ठीक है। तो और क्या क्या लिखा है देखो, आकर्षक ऑफर, बुकिंग के लिए संपर्क करें। यहाँ मोबाइल नंबर दिया है, अविरल रिसोर्ट गोवा, ईमेल आईडी भी दिया है, परिवार के लिए 40% माफ। अब ये जो ऑफर दिया हुआ है इनसे ही संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। क्या लिखा है देखो, यह विज्ञापन किसका है, घर का, दुकान का, बाजार का, रिसोर्ट का। तो यहाँ देखो लिखा है अविरल रिसोर्ट लिखा है ना, तो किसका है, रिसोर्ट का होगा। चलिए अगला प्रश्न, यह रिसोर्ट कहाँ है। तो इसको ध्यान से देखो आप लोग, तो यहाँ पाएंगे पता लिखा है, यहाँ देखो ये वाला को देखो, अविरल रिसोर्ट गोवा, देखो लिखा है अविरल रिसोर्ट गोवा। तो ये गोवा नाम के शहर में है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा, ये वाला, ये। ठीक, समझ आ गया? तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। फ्री एंट्री किन के लिए है? तो फ्री एंट्री किन के लिए है? 5 वर्ष के बच्चों के लिए। यहाँ पर देखो लिखा है बच्चों, यहाँ देखो स्पष्ट लिखा है कि 5 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एंट्री, फ्री में उनको एंट्री दिया जाएगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? 5 वर्ष के बच्चों के लिए। परिवार के लिए बुकिंग करने पर कितना प्रतिशत माफ़ है? चलिए देखते हैं। यहाँ देखो स्पष्ट लिखा है, परिवार के लिए 40% माफ़ लिखा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिवार के लिए ये ऑप्शन ब, 40% माफ़ है। अगला प्रश्न देखें। रिसॉर्ट का क्या आशय है? रिसॉर्ट का क्या आशय है, क्या मतलब है, मीनिंग क्या होता है? तो पर्यटन स्थल में यात्रियों के रुकने का स्थान, पर्यटन स्थल की दुकान, पर्यटन स्थल के बाजार, पर्यटन दर्शनीय स्थल। तो बच्चों, पर्यटन स्थल यहाँ जहाँ हम घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ होटल किराया लेके रहते हैं ना जी। जैसे कोई पुरी गया, कहीं भी गया, तो वहाँ तो हमारा घर नहीं है ना, हमें नहाने खाने के लिए, रात में ठहरने के लिए, सोने के लिए कोई घर चाहिए, तो होटल बुकिंग करते हैं। तो बस उसी होटल को ही कहा जाता है क्या? रिसॉर्ट। तो पर्यटन स्थल में यात्रियों को रुकने का स्थान क्या कहलाता है? रिसॉर्ट। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला निर्देश पढ़ते हैं। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए कह रहा है। चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं। एक बार भालू दादा ने जंगल के अपने साथियों को शाम को दावत पर बुलाया। दावत के लिए उसने खीर, पूड़ी, पुलाव बनाया और शहद भी रखा। शाम को सभी साथी खाने का कुछ न कुछ सामान लेकर भालू दादा के यहाँ पहुँचे। हाथी दादा मीठे गन्ने लेकर आया, खरगोश नरम नरम गाजर और बंदर ताजे ताजे फल लेकर आया। लोमड़ी ढोल बाजे लेकर आई। सब ने मिलकर दावत का भरपूर मजा लिया। तो देखो, इसमें अलग अलग जानवरों ने अलग अलग खाद्य पदार्थ लाए, खाने के सामान लाए, जो कि उनका मनपसंद चीज़ है। तो इन्हीं चीज़ों को प्रश्न में पूछा जाएगा, देखना। चलो देखो पहला प्रश्न, भालू दादा ने दावत पर साथियों को कब बुलाया? तो भालू दादा ने दावत पर साथियों को कब बुलाया? देखो अनुच्छेद में स्पष्ट रूप में लिखा है। क्या लिखा है? शाम को लिखा है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? शाम को। ये द वाला उत्तर सही है। अगला देखें, गन्ने का स्वाद कैसा होता है? तो अगर आप लोग गन्ना खाए हो, हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं जी उसको? कुसियार। उस गन्ना को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? कुसियार। तो खाते हैं तो कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो ये अनुभव आधारित प्रश्न है बच्चों। इसका उत्तर अनुच्छेद में नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर गन्ना खाए हो तो कि स्वाद कैसा होता है तो जानते हो ना। मीठा होता है कि कड़वा, खट्टा, तीखा, ये सब स्वाद के बारे में जान रहे हो, तो तुरंत बता सकते हो कि गन्ना का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। शहद कौन बनाता है? अब ये भी अनुभव आधारित है, ठीक है। उसका उत्तर इसमें नहीं मिलेगा अनुच्छेद में। तो शहद कौन बनाता है? मधुमक्खी बनाता है। कौन बनाता है जी? मधुमक्खी बनाता है, ठीक है, याद रखना ना। इसमें क्या अलग है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शन से अलग है। जैसे देखो, ताजे ताजे, मीठे मीठे, पास पास, सुख दुख। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें ताजे ताजे दोनों शब्द सेम है, मीठे मीठे, पास पास, लेकिन इसमें देखो सुख दुख दोनों अलग अलग है। तो इस तरह यही क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सुख दुख, ठीक। बाकी 3 ऑप्शन में देखो एक ही शब्द को 2 बार लिखा गया है। अगला देखें, लोमड़ी ढोल बाजे लेकर क्यों आई? दावत के लिए, नाचने गाने के लिए, अपना ढोल बजाकर दिखाने के लिए, कि शेर को भगाने के लिए? देखो अनुच्छेद को थोड़ा सा पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। देखो ये लोग तो ले आए, फिर लोमड़ी ढोल बाजे लेकर आई, सब ने मिलकर दावत का भरपूर मजा लिया।
तो बाकी जो जानवर आए वो लोग अपना मनपसंद सामान लेकर आए, जैसे कि हाथी गन्ना लेकर आया, खरगोश नरम नरम गाजर लेकर आया, बंदर ताजे ताजे फल लेकर आया। अब लोमड़ी को चूंकि नाचना गाना पसंद था, इसलिए वो ये ढोल बाजे लेकर आए। कहाँ पर आए थे? दावत का भरपूर मजा लेने आए थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो लोमड़ी ढोल बाजा लेकर किस में आया था? दावत के लिए आया था। दावत किसको बोलते हैं? जैसे देखना, गांव में छठी शादी वगैरह होता है तो खाना खिलाते हैं ना गांव वालों को, तो वो ये जो दावत भंडारा जिसको बोलते हैं, तो उसी को दावत बोला जाता है। चलिए प्रश्न 29 देखें। इस अनुच्छेद में भालू को दादा कहा गया। आप अपने घर में किन्हें दादा कहेंगे? ठीक है, तो चलिए अनुभव पर आधारित है। अपनी माँ के पिताजी को, अपनी भाई के पिताजी को, अपने पिता के पिताजी को, या अपने मामा के पिताजी को। तो आप लोग देखे होंगे बच्चों, हम अपने पिताजी का जो पिताजी होता है उसी को क्या कहते हैं जी? दादाजी बोलते हैं। ठीक, तो दादाजी किसको बोला जाता है? अपने पिताजी के पिताजी को। ठीक, ये हो गया इसका उत्तर। चलिए देखते हैं अब ये अगला निर्देश। अब पढ़ते हैं। दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्न के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए कह रहा है। बस स्टैंड रायपुर समय सारणी। बस स्टैंड रायपुर का समय सारणी है। देखो प्रातः 7:30 ये रायपुर कहाँ से कहाँ तक लिखा है? बिलासपुर तक। तो ये समय सारणी दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक जाता है बस उसका, और नीचे कुछ और चीज़ दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। बस में टिकट लेकर ही यात्रा करें। बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है। बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर 3 माह की कैद और 3000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। बस स्टैंड में यहाँ वहाँ न थूकें। तो ये कुछ नोट है, निर्देश हैं। चलिए इसके आधार पे प्रश्न पढ़ते हैं। यह समय सारणी कहाँ की है? तो देखो स्पष्ट रूप से लिखा है जी, रायपुर बस स्टैंड का। यहाँ लिखा है ना, ध्यान दो, यहाँ देखो बस स्टैंड रायपुर। तो यह समय सारणी कहाँ का है? बस स्टैंड रायपुर का है। अगला देखें। कवर्धा जाने के लिए बस कितने समय मिलेगी? चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो स्पष्ट कवर्धा लिखा है। कहाँ? ये लिखा है। तो कितने समय मिलेगी? प्रातः 8 बजे रायपुर से कवर्धा जाती है, तो प्रातः 8 बजे लिखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रातः 8 बजे, ये वाला। ठीक, अगला देखें। प्रातः 10 बजे रायपुर से कहाँ जाने के लिए बस मिलेगी? प्रातः 10 बजे रायपुर से कहाँ जाने के लिए बस मिलेगी? तो हम यहाँ देखेंगे भाई सारणी को। तो देखो 10 बजे, यदि इसी में लिखा है 10 बजे, तो 10 बजे कहाँ जाने के लिए है? रायपुर से जगदलपुर। तो रायपुर से जगदलपुर के लिए, तो देखो कौन सा उत्तर होगा? ये जगदलपुर। तो प्रातः 10 बजे रायपुर से बस कहाँ जाती है? जगदलपुर, बस्तर का मुख्यालय। ठीक, चलिए देखें अगला प्रश्न। किन 2 स्थानों के लिए बस एक ही समय मिलेगी? तो किन 2 स्थानों के लिए सारणी देखेंगे तो पता चल जाएगा भाई। देखो एक ही समय, तो देखो यहाँ ये वाला देखो प्रातः 7:45, ये भी प्रातः 7:45। तो 7:45 में रायपुर से दुर्ग भी जाता है, रायपुर से बलौदा बाजार। तो दुर्ग और बलौदा बाजार के लिए जो बस है वो एक ही समय में जाती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? दुर्ग और बलौदा बाजार। तो ये वाला ऑप्शन सा। ठीक, दुर्ग और बलौदा बाजार के लिए जो बस है वो एक ही समय में निकलता है। अगला प्रश्न पढ़ें। किस प्रकार का यात्रा करना अपराध है? तो किस प्रकार का यात्रा करना अपराध है लिखा है ना जी, क्या? टिकट के बिना यात्रा करना क्या है? कानूनन अपराध है लिखा है। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो लिखा है बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है, लिखा है ना। तो ये हो गया इसका आंसर भाई। चलो अगला प्रश्न देखें। बिना टिकट यात्रा करने पर कितने रुपए जुर्माना पड़ेगा? तो 3000 रुपये। देखो अभी हमने देखा, यहाँ देखो
3,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा, लिखा है ना। बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है। अब बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर 3 माह की कैद और 3,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। यात्रियों से किसकी सुरक्षा करने की बात कही जा रही है? तो अपने सामान की। किसकी सुरक्षा? अपने सामान की। देखो यहाँ पर, देखो अनुच्छेद में क्या लिखा है, यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। आप जो सामान लेके जा रहे हो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? आपको स्वयं करना है। तो यहाँ पर अपने सामान की सुरक्षा करने की बात कही गई है। ठीक, तो इस तरह से ये निर्देश भी, तो इस तरह से ये भी खत्म हो गया। चलिए अगला निर्देश पढ़ते हैं। तो अगला निर्देश क्या लिखा है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। देखिए यहाँ पर एक चित्र है बच्चों, चित्र को मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। ठीक, चलो देखो, चित्र में राकेश है, मीना है, हेमंत है, सुमन है और चारों बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इतना ही चित्र में दिखाई दे रहा है। चारों बच्चे क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। राकेश, मीना, हेमंत, सुमन। नाम से देखें तो राकेश लड़का है, हेमंत लड़का है, मीना और सुमन लड़की है, यानी 2 लड़का 1 लड़की, 2 लड़का और 2 लड़की है। ठीक, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पतंग किससे बनी होती है? अब ये अनुभव आधारित प्रश्न है बच्चों। यहाँ चित्र में वो सब चीज़ नहीं पता चलता, हमको जानना है कि पतंग किससे बनी होती है। आप अगर देखे हैं, उड़ाए हैं तो ज़रूर जानते होंगे। तो पतंग किससे बनी होती है? कागज़ से बनी होती है। ठीक, ये इसका सही उत्तर है। आप लोग देखे हैं तो ज़रूर जानते होंगे। चित्र में कितने बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं? अभी मैंने बताया, चित्र में 4 बच्चे, 2 लड़का और 2 लड़की है। ठीक, देखो चित्र में भी देख लेते हैं, 4 बच्चे हैं ना, 1, चलिए अगला प्रश्न देखें। 4 बच्चे। चलिए अगला प्रश्न देखें, किसकी पतंग सबसे ज़्यादा ऊंची उड़ रही है? तो चलो इसका नाम जानने के लिए देखो भाई, यहाँ चित्र में तो सबसे ज़्यादा ऊंची किसका पतंग उड़ रहा है जी? ये वाला कल रस्सी देखो किसका पतंग है। देखो ये रस्सी किसके हाथ में है? हेमंत के हाथ में है। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा है। देखो ये लाइन को छू रहा है ना, बाकी का ये अंतिम ऊपर वाला बॉर्डर नहीं छू रहा है। ये इस पतंग का रस्सी किसके हाथ में है? हेमंत के हाथ में है। इसका मतलब हेमंत का जो पतंग है वो सबसे ऊपर उड़ रहा है। यही इसका उत्तर होगा। ठीक, चलो देखें, सबसे बड़ी पतंग किसकी है? चित्र को देखते हैं, पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, तो सबसे बड़ा पतंग किसका दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है ना। इसका रस्सी देखो किसके हाथ में है? इसका रस्सी है ये इस मीना के हाथ में। ठीक, ये वाला का रस्सी हेमंत के हाथ में है, इसका रस्सी मीना के हाथ में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मीना। सबसे बड़ी पतंग किसकी है? मीना की है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखें। पतंग उड़ाने के लिए बच्चे उपयोग कर रहे हैं रस्सी का, धागे का, रिबन का, तार का। तो तार से तो पतंग नहीं उड़ाया जाता ना, रिबन से। रस्सी और धागा, इसमें कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो रस्सी कहने से थोड़ा मोटा वाला रस्सी हो गया, जिससे हम किसी सामान को बांधते हैं। ठीक है, तो जिससे किसी सामान को बांधने का उपयोग करते हैं ना, वो उसको रस्सी कहा जाता है। ठीक, जैसे किसी चीज़ को बांधना हो तो क्या बोलते हैं? जा तो रस्सी लाना। लेकिन धागा जो पतंग उड़ाते हैं वो पतला होता है, देखना, तो उसको क्या बोलेंगे? धागा बोलेंगे। तो रस्सी धागा में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन रस्सी को याद रखो, कोई मोटी रस्सी होता है जिसको हम किसी वस्तु को बांधने का प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो वो रस्सी होता है। और धागा पतला होता है, तो पतंग उड़ाते हैं उसका धागा होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? धागा। अगला प्रश्न, बच्चे पतंग कहाँ उड़ा रहे हैं? घर में, गली में, सड़क पर, स्कूल में। तो चित्र को आप लोग देखो भाई, तो ध्यान से चित्र देखना तो पता चलेगा। घर अंदर तो नहीं है वो लोग, गली में भी नहीं है, कहाँ पर है? सड़क पर है। सड़क किनारे पर देखो घास वास दिख रहा था। स्कूल में भी नहीं है, भवन नहीं है, तो सड़क किनारे इसका उत्तर होगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमने हिंदी से संबंधित अनुच्छेद को किस तरह पढ़कर समझकर उसको हल करना है, ये मैंने अभी इस वीडियो में बताया। चूँकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए इसको यहीं विराम देते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी से संबंधित और वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।